Hello, welcome to Amjad Academy once again, and we are learning the chapter of mechanical properties of solids, and in that we are discussing elasticity. ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 11th का चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, और इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ का जो है तो एक्सप्लेनेशन है। दो प्रॉपर्टी पोर्शन में है, दो प्रॉपर्टीज़, एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी और दूसरा है फ्रिक्शन। लेकिन एकेडमिक ईयर 2021 इसके लिए फ्रिक्शन का पार्ट जो है तो वो डिलीट कर दिया गया है और इलास्टिसिटी तक ही इसको सीमित रख दिया है। इलास्टिसिटी तक ही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में और फ्रिक्शन को डिलीट कर दिया गया है। तो इलास्टिसिटी के पिछले 3-4 वीडियोज़ में मैंने आपको हुक्स लॉ, इलास्टिक कांस्टेंट, वाई, के और ईटा, इन 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन, यूनिट, उनका फार्मूला, ये सब हम डिराइव कर चुके हैं। अब इलास्टिसिटी के ताल्लुक से एक क्वांटिटी है जिसका नाम है पॉइज़न्स रेशियो। पॉइज़न्स रेशियो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर सिग्मा से। अब पॉइज़न्स रेशियो समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर समझ लीजिए एक तार है और उस तार को हमने उसके क्रॉस सेक्शन पर फोर्स एक्सर्ट किया, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये देखिए, और यहाँ पर हमने इसको फोर्स अप्लाई किया है। Force is applied in this direction, perpendicular to the cross sectional area of the wire। ये वायर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L है। एक एंड पे हमने फोर्स नहीं लगाया, दूसरे एंड पर हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स डायरेक्शन, फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब हम जानते हैं कि हमने पढ़ा कि इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करेंगे कि साइड वाइज इसका डायामीटर भी कम होने लगेगा। इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन आप देखेंगे कि साइड वाइज भी इसके अंदर डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन डायामीटर होगा। ये यहां पर ये देखिए, फोर्स लगाने के बाद अब ये थोड़ा पतला भी हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा लैटरली, साइड वाइज, और इस तरह से ये यहां पर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसके डायमीटर पर फर्क पड़ा है, इसका डायमीटर चेंज हुआ है। तो तार पहले ये थी, इतनी मोटी थी तार, आपने फोर्स F लगाया तो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई। ये चेंज इन लेंथ है, यहां से लेके यहां तक ये चेंज इन लेंथ स्मॉल l है। यहां से लेके यहां तक ये ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L। ठीक है, तो इसको भी मैं बिल्कुल इसके करीब ले लेता हूं। और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L है। तो आप देख रहे हैं कि ये साइड वाइज से सिकुड़ रहा है, यानी कि उसका डायमीटर कम हो रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर दो तरह के स्ट्रेन पैदा हो रहे हैं। एक वो स्ट्रेन है जो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, जो कि लेंथ को चेंज कर रहा है, उसको आप बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन। सो व्हाट इज लीनियर स्ट्रेन? द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखिए लेंथ ये डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो लीनियर स्ट्रेन हम किसको कहेंगे? जिसको हमने पिछले डिस्कशन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन नाम दिया था, अब हम उसको नाम दे रहे हैं लीनियर स्ट्रेन। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स is called as linear strain, and of course it is nothing but longitudinal strain. Longitudinal strain. Now at the same time, sidewise there is change in the diameter.
There is change in the diameter. See, the original diameter was capital D. Now the diameter has changed to small d. So here you can see that besides this linear strain taking place, there is another strain taking place which is in the direction perpendicular to the applied force. So the strain produced in perpendicular direction of force. Strain in perpendicular direction, perpendicular direction of applied force, is called as lateral strain, इसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। और ये जो लीनियर स्ट्रेन था, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन था, इसको हमने कैसे डिफाइन किया? स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड in the direction of applied force is called as longitudinal strain or linear strain. So now if you take the ratio of these two strains, we get a new ratio called as Poisson's ratio sigma. So the definition of Poisson's ratio sigma is defined as this Poisson's ratio. It is defined as the ratio of linear strain, lateral strain to linear strain. तो इस तरह से ये जो पॉइजन्स रेशियो है, ये दो स्ट्रेन का रेशियो है, रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन. Lateral strain where it is taking place in a direction perpendicular to the applied force, that is lateral strain. And 2, the ratio says it is the Poisson's ratio is defined as a ratio of lateral strain to linear strain. What's linear strain? It is longitudinal strain. It is the strain produced in the direction of applied force. In the direction of the applied force. So this is the direction of applied force. So here I can now determine the equation for sigma. For this lateral strain, what will be the equation? Lateral strain. Lateral strain. The formula is change in diameter to original diameter. Change in diameter to original diameter. So here, तो पहला जो डायमीटर था, पहला ओरिजिनल डायमीटर, ये पूरा, ये तो था कैपिटल डी, और चेंज इन डायमीटर जो हुआ वो स्मॉल डी. इसलिए लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का पिछले लेक्चर में हमने इसका इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं. गालिबन सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, वहां पर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन देख लिए हैं. तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये क्या था, चेंज इन लेंथ यानी कि स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब हम सिग्मा, पॉइजन्स रेशियो सिग्मा का फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है, दिस इज इक्वल टू, क्या रेशियो है, लैटरल स्ट्रेन, LAT लैटरल के लिए लिख रहा हूं मैं, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, LIN लिख रहा मैं उसके लिए, लीनियर स्ट्रेन. हमने दोनों का फॉर्मूला देख चुके हैं. लैटरल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला आया, स्मॉल डी अपॉन
कैपिटल डी, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये देखिए, दिस इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन स्मॉल d अपॉन कैपिटल D डिवाइडेड बाय, ये लैटरल स्ट्रेन आ गया स्मॉल d अपॉन कैपिटल D यहां से, और लीनियर स्ट्रेन यहां से निकाला हुआ है स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो सिग्मा का फॉर्मूला हमको मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू d इंटू कैपिटल L अपॉन कैपिटल D इंटू स्मॉल l। तो यह आ गया फॉर्मूला सिग्मा का। तो सिग्मा हैज नो यूनिट एंड इट हैज नो डायमेंशंस। सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा। So this is all regarding Poisson's ratio sigma, but it is not an elastic constant, because elastic constant is the ratio of stress to strain. Here both of them are strain, so Poisson's ratio is not an elastic constant. Okay, that's all about this Poisson's ratio. We have seen the definition of this Poisson's ratio. We have seen how this lateral strain arises, comes into picture. And then we have said, we have defined the strain produced in the direction of applied force is lateral strain, and the strain produced in the direction of force is linear strain, and both of them they have their formulas. Here small d upon capital D for the lateral strain and linear strain small l upon capital L, and we have to combine in the formula of sigma, and finally we get the equation for sigma. So this is all about Poisson's ratio. I hope there is no difficulty in this. Now the second part of our chapter, the second part of my lecture will be regarding the stress strain curve. We know that within elastic limit the stress is directly proportional to strain, that we are all aware of. Now we are not going to stop putting the load to any body, and we are going to increase the load, and then finally the wire will break. तो एक तार के लिए, एक तार हमने ले लिया और मेटल तार, और उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हमने प्लॉट करने की कोशिश की, और हम उस तार को लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि वो तार ब्रेक हो जाएगा, टुकड़े हो जाएगा, लेकिन टुकड़े होने से पहले उसके अंदर जो चेंजेस आप देखेंगे तो तकरीबन जितने भी मेटल वायर्स हैं उनके अंदर एक ही तरह की बिहेवियर पाई गई, और उनके भी कर्व्स जो है तो सिमिलर पाए गए। जैसे आप रॉट आयरन का ले लीजिए, या एल्यूमिनियम का ले लीजिए, या कॉपर का ले लीजिए, या स्टील का ले लीजिए, तो आपको कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियर, एक पर्टिकुलर कर्व आपको दिखेगा। तो अगला जो पॉइंट मैं लेकर आया हूं वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और यहां पर मैंने ये फिगर आपके सामने ड्रॉ कर रखा हूं आसानी के लिए, ताकि मैं ड्राइंग में ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करूं और आपको टू द पॉइंट बता दूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब देखेंगे आप, यहां पर हमने ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां पर x एक्सिस पे हमने लिया स्ट्रेन, y एक्सिस पे हमने लिया स्ट्रेस। ये हमारे दो क्वांटिटीज यहां बैठे हुए हैं, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। और अब हम जो है तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और लोड हम डालते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि O से लेके A तक का जो पॉइंट है, O से लेके A तक का जो ये पॉइंट है, आपको नेचर ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि हुक्स लॉ के मुताबिक है। तो यहां तक हुक्स लॉ काम कर रहा है, और हुक्स लॉ में यही कहा गया है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
तो इस रीजन में हमको मटेरियल की इलास्टिक बिहेवियर दिखाई दे रही है। यानी कि अगर मैंने इस पॉइंट से अनलोडिंग शुरू कर दिया तो वापस से पूरे पॉइंट्स में रिट्रेस करूंगा और पॉइंट ओ पर पहुंच जाऊंगा। यानी कि अभी भी मटेरियल प्योरली इलास्टिक है, उसके अंदर प्योरली इलास्टिक बिहेवियर यहां पर मौजूद है। तो ये रीजन आपको इलास्टिक बिहेवियर बता रहा है। और जहां तक ये इलास्टिक बिहेवियर दिख रही है उसके बाद चेंजेस दिख रहे हैं। नेचर ऑफ द ग्राफ कर्व हो गया है। ए पॉइंट के बाद नेचर ऑफ ग्राफ जो है तो कर्व हो गया है। तो जहां पर वो कर्व होना शुरू हो जाता है तो उस पॉइंट ए को जहां पर कर्व नेचर आ गया और हुक्स लॉ वहां पर अब ओबे नहीं हो रहा, तो उस पॉइंट को कहेंगे, उस पॉइंट ए को कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये पॉइंट ए जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। अब अगर हम इसके आगे भी लोड डालते जाते हैं तो ग्राफ का नेचर कर्व हो गया। यानी कि द स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देयर इज लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन फॉर लेस स्ट्रेस। So that's why we come to the region from A to C. We come to the region between A and C. You'll find that between this point A and C, there is a point B where there is elastic limit. So what this indicates? This elastic limit indicates that no more the elasticity is maintained here. Substance की elasticity में चेंज आ गया, उसके डायमेंशंस वापस से वो नहीं आ सकता। अगर समझ लीजिए कि बिटवीन बी एंड सी हम कोई पॉइंट से वायर को अनलोड करना शुरू कर देते हैं, वायर को अनलोड करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो वापस से वो ग्राफ पॉइंट ओ पर आकर नहीं मिलेगा, पॉइंट ओ पर आकर नहीं मिलेगा, बल्कि वो पॉइंट ई पर आकर मिल जाएगा। मतलब इतनी वैल्यू जो स्ट्रेन की है वो परमानेंटली बैठ गई है उस मटेरियल में। तो ये जो परमानेंट स्ट्रेन इसके अंदर अब वायर के अंदर मौजूद रह गया, जो अब बिल्कुल ही वापस नहीं आ सकते। ग्राफ अगर आप बी टू सी किसी भी पॉइंट से अगर लेके गए तो वो पॉइंट ओ तक नहीं आएगा, अब वो सीधे सीधे पॉइंट ई पर आएगा। मतलब अब इतना स्ट्रेन उसके अंदर परमानेंटली डेवलप हो गया। तो ये जो स्ट्रेन जो यहां पर अब उसके अंदर परमानेंटली रह गया उसको कहते हैं परमानेंट सेट। सो व्हाट इज परमानेंट सेट? परमानेंट सेट इज द स्ट्रेन विच रिमेन्स इन द वायर आफ्टर क्रॉसिंग द इलास्टिक लिमिट, आफ्टर क्रॉसिंग द इलास्टिक लिमिट। एंड हियर दिस पॉइंट बी पर एक इलास्टिक लिमिट भी लिखा है मैंने। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है कि उसके बाद अब इलास्टिक बिहेवियर नहीं रहेगी। इसलिए ये पॉइंट बी को कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, तो यील्ड पॉइंट क्या हुआ? एक ऐसा पॉइंट हुआ कि जहां पर अगर आप वायर को अनलोडिंग करेंगे तो वो वापस से पॉइंट ओ पर नहीं मिलेगा, उसकी इलास्टिसिटी में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, एक परमानेंट स्ट्रेन उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। ये हो जाएगा पॉइंट बी पर। पॉइंट बी को कहते हैं यील्ड पॉइंट। तो पॉइंट बी पर जो स्ट्रेन आ गया उसको परमानेंट सेट बोलेंगे, और पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस आया उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। यानी कि पॉइंट बी पर आपको दोनों मिलेंगे। पॉइंट बी पर क्या क्या मिलेगा आपको? इलास्टिक लिमिट मिलेगी, इलास्टिक लिमिट और दूसरा परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। तो ये वाली स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी, यानी इससे रिलेटेड जो स्ट्रेस है, इससे रिलेटेड जो स्ट्रेस है यानी ये स्ट्रेस, ये रहेगा इलास्टिक लिमिट, और इससे रिलेटेड जो स्ट्रेन रहेगा या वो जो पॉइंट ई पर ही मिलने वाला है वो रहेगा परमानेंट सेट। और अगर हम सी पॉइंट तक आएंगे तो वो रिवर्स जो है तो रिट्रेस पॉइंट ओ पर नहीं होगा, ई पर आएगा।
अब ये पॉइंट छोड़िए, अब अगर हम लोड और इंक्रीज करते गए बियॉन्ड दिस, अब वायर के अंदर प्लास्टिक बिहेवियर आ जाएगी। अब उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं रही है, अब वो खुद ब खुद फैलने लगेगा, तार खुद ब खुद फैलने लगेगा और खुद ब खुद उसके अंदर स्ट्रेन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर ये स्ट्रेन खुद ब खुद इंक्रीज हो रहा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा, लेकिन स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वायर ब्रेक हो जाएगा, उसको आप कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। तो what is fracture point? Fracture point is the point at which the wire finally breaks down और उसके अंदर जो है तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा। तो मतलब इस तरफ के रीजन में इलास्टिक बिहेवियर और इस तरफ के रीजन में प्लास्टिक बिहेवियर। इस तरह से हमने ये देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह से अलग अलग मटेरियल के लिए चेंज होते रहते हैं, उनकी इलास्टिक बिहेवियर कहाँ तक है और कहाँ से उनकी प्लास्टिक बिहेवियर शुरू होती है। अब देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ये तो बिहेवियर आपको कम से कम जितने भी मटेरियल जैसे वायर्स हैं, मेटल वायर्स हैं, उनके अंदर तकरीबन इस तरह का कर्व दिखाई देगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर वगैरह सब में आपको तकरीबन यही बिहेवियर दिखाई देगा। अब जो है तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है कि जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग देयर इलास्टिक लिमिट दे ब्रेक, टूट जाते हैं, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है उनके अंदर, टुकड़े हो जाते हैं, उनको कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल यानी कि ग्लास जैसे, कांच जैसे ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल सब्सटेंस किसको बोलेंगे? जो सब्सटेंस इलास्टिक लिमिट क्रॉस होते ही टुकड़े हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको कहेंगे ब्रिटल सब्सटेंसेस। और इसके एग्जांपल्स हैं, इसका एग्जांपल ग्लास। उसी तरह से मेटल के खास बिहेवियर है। आप देखेंगे कि मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं, यानी कि उनको ठोक ठोके उनके अंदर का जो लैटरल स्ट्रेन है, वो लैटरल स्ट्रेन उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए हम उनके वायर्स बना सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं डक्टाइल, उनके अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी है, डक्टाइल सब्सटेंसेस है। तो मेटल वायर्स डक्टाइल सब्सटेंस होते हैं। उसी तरीके से मेटल शीट्स को ठोक के हम पतला भी कर सकते हैं, ब्रेक होने से पहले तक हम उनको पतला कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे मेलिएबल सब्सटेंस, मेलिएबल सब्सटेंस। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि अगर जैसे रबर बैंड, आप अगर उनको फोर्स लगाते हैं, थोड़ा भी फोर्स लगाते हैं, तो उनके चेंज इन लेंथ बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा चेंज इन लेंथ अगर आ गई, टू अ लार्ज एक्सटेंट हम स्ट्रेन बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, यानी वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर चेंज इन लेंथ बहुत ज्यादा पाई जाती है आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहेंगे इलास्टोमर। लेकिन अगर कुछ खास सब्सटेंसेस है जैसे वल्कनाइज्ड रबर वगैरह हैं, यहां पर आप देखेंगे कि उनका स्ट्रेन इमीडिएटली जीरो नहीं होता, स्ट्रेस जीरो करते ही स्ट्रेन जीरो नहीं होता। उनका ग्राफ मैं आपको अलग से बताता हूं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे वल्कनाइज्ड रबर, तो यहां पर भी आप स्ट्रेन ले लो, यहां पर आप स्ट्रेस ले लो, तो आप देखेंगे कि ये यहां से यहां तक जाएंगे, राइट? इस तरह की बिहेवियर रहेंगी उनकी। स्ट्रेस विल इंक्रीज विद स्ट्रेन, स्ट्रेन विल इंक्रीज विद स्ट्रेस, आई कैन से। अब यहां पर अगर आपने स्ट्रेस जीरो कर दिया, स्ट्रेस जीरो कर दिया, तो स्ट्रेन इमीडिएटली जीरो नहीं होता है, स्ट्रेन इमीडिएटली जीरो नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि ये वापस आते वक्त इस तरह से वापस आ जाएंगे, ऐसे वापस आएंगे। तो इसको कहते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। थोड़ा मैं इसको हिस्टेरेसिस का शेप दे देता हूं, हिस्टेरेसिस का शेप दे देता हूं।
ऐसा जाएंगे इंक्रीज होते टाइम, यहां तक आएंगे, और जब वापस आएंगे तो ऐसे वापस आएंगे। यानी कि स्ट्रेस निकालते ही स्ट्रेन जीरो नहीं हो रहा है, वो यहां पर ऐसा आकर फिर इधर जीरो हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ये जो यहां पर ये जो रीजन बना, ये जो कर्व बना, इसको हिस्टेरिसिस, इलास्टिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं। इलास्टिक हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस। और ये किस में दिखेगा? स्पेशल सब्सटेंसेस, वल्कनाइज्ड रबर के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई देगी। और इन सब्सटेंसेस की बिहेवियर थोड़ी अलग रहेगी। और ये जो एरिया अंडर द कर्व रहेगा, ये जो एरिया अंडर द कर्व रहेगा, इसको हम नाम देंगे एनर्जी डेसिपेटेड इन द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल। एनर्जी डेसिपेटेड in the elongation of the material. In this way, आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पॉइजन्स रेशियो क्या है। पॉइजन्स रेशियो समझने के लिए एक स्ट्रेन और मैंने बताया आपको, लैटरल स्ट्रेन। फिर उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ, इसमें सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको ब्रिटल सब्सटेंस किसको बोलते हैं, डक्टाइल किसको बोलते हैं, मेलिएबल किसको बोलते हैं, इलास्टोमर्स किसको बोलते हैं, और ये इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या है, ये हमने देखा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है तो स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे एकेडमी अमजद एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी डिफ़िकल्टी है वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। Inshallah, we'll continue.